हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे एमकॉम के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के टॉपिक्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हमारा आज का टॉपिक है न्यू इमर्जिंग स्ट्रैटेजीज इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। न्यू इमर्जिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? सो क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्टली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, re-engineering business process, virtual company strategies, knowledge creating company emerging strategies in telecommunication sector। सो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। आउटसोर्सिंग बिकेम अ पार्ट ऑफ बिजनेस लेक्सिकन ड्यूरिंग द 1980s। 1980s के टाइम आउटसोर्सिंग जो है वो बिजनेस का पार्ट बन गया था। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन रिगार्डिंग आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग को लेके पब्लिक के बहुत सारे ओपिनियन थे, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद ऑफशोरिंग। जब आउटसोर्सिंग ऑफशोरिंग के साथ कंबाइंड हो गया, दैट आउटसोर्सिंग डैमेज अ लोकल लेबर मार्केट। और आउटसोर्सिंग ने क्या किया, जो लेबर मार्केट होती है लोकल की, उसको खराब किया, उसको डैमेज किया। आउटसोर्सिंग इज द ट्रांसफर ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस विच अफेक्ट बोथ जॉब एंड इंडिविजुअल्स। देखो अब आउटसोर्सिंग के बारे में बता रहे हैं कि आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, बहुत ज्यादा एक बड़ा पार्ट बन गया था बिजनेस का। एंड उससे क्या हो रहा था, लोकल के जो भी लेबर मार्केट है उसको अफेक्ट हो रहा था। तो आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है सर्विसेज की डिलीवरी करना या ट्रांसफर करना, जो जॉब को और किसी भी इंडिविजुअल को, दोनों को इफेक्ट करती है। इट इज डिफिकल्ट टू dispute that outsourcing has a detrimental effect on individual। ये मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था इस चीज के डिस्प्यूट को लेके कि आउटसोर्सिंग जो है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट इंडिविजुअल पर पड़ रहा है। आउटसोर्सिंग इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग अ प्रोसेस सच एज प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग टू थर्ड पार्टी कंपनी। अब देखो आउटसोर्सिंग है क्या? जैसे आउटसोर्सिंग का मतलब है कोई भी एक बिजनेस कंपनी है, वो बाहर से किसी थर्ड पार्टी को बुलाती है अपने काम को करने के लिए, ठीक है, जिससे वो अपने मेन जो उनका एम है, मेन फोकस जो है वो उस चीज पर फोकस रख सके। बाकी जो काम होता है उसके लिए वो आउटसोर्सिंग करती है, बाहर से किसी थर्ड पार्टी को बुलाती है जो उनका वो काम करते हैं। तो इससे जो लोकल लेबर है वो भी इफेक्ट हो रही है। द डिसीजन टू आउटसोर्स इज ऑफन मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ लोअरिंग फर्म और मेकिंग बेटर यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी कॉस्ट। अब देखो क्यों हो रही है आउटसोर्सिंग। जो आउटसोर्सिंग का डिसीजन है वो किस लिए लिया गया है कि भाई जो फर्म है वो अपने टाइम का, अपने एनर्जी कॉस्ट का अच्छे से यूज कर सके, ठीक है। रीडायरेक्टिंग और कंजर्विंग एनर्जी डायरेक्टेड एट कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। क्या करे, जो भी एनर्जी वो अपनी सेव कर रही है उसको जो भी कॉम्पिटेंसी जिस भी बिजनेस में, जिस भी चीज में लगाना है उसमें वो लगा सके। और टू मेक मोर एफिशिएंट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। और जो भी लैंड है, लेबर है या कैपिटल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, उनका अच्छे से यूज कर सके, इफिशिएंट यूज कर सके, जिससे उसका एम पूरा हो सके, ठीक है। सो सिंपल सी क्या चीज है आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग का मतलब है कि कोई भी एक बिजनेस फर्म जो होती है वो बाहर से लोगों को बुलाती है, ठीक है, वर्क करने के लिए, सर्विस डिलीवर करने के लिए, जिससे वो अपना उस काम को छोड़कर, मतलब बाहर से जो थर्ड पार्टी आई वो उस काम को करेगी और उनका जो मेन पार्ट है, मेन काम है, उस पर वो ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके, ठीक है। सो आउटसोर्सिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग इज एन अरेंजमेंट इन विच वन कंपनी प्रोवाइड service for another company that have usually been regarded as intrinsic in managing a business। सो क्या बोला है? आउटसोर्सिंग क्या है? एक अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसमें कोई एक कंपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है किसी दूसरी कंपनी को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। की जो भी एक्टिविटीज है उनको मैनेज करने के लिए, अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। इन सम केसेस द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज आउटसोर्स इंक्लूडिंग प्लानिंग, बिजनेस एनालिसिस एज वेल एज द इंस्टॉलेशन, मैनेजमेंट एंड सर्विसिंग ऑफ द नेटवर्क एंड वर्क स्टेशन। अब क्या बोला है? कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो होता है कंपनी का वो आउटसोर्स किया जाता है। जैसे प्लानिंग को लेकर कि जो भी प्लान है, जो भी प्लान बनाया जा रहा है वो दूसरे पर्सन आके बनाएंगे, बिजनेस एनालिसिस किया जा रहा है, या फिर
इंस्टॉलेशन किया जा रहा है मशीनरी का या मैनेजमेंट है, जो भी चीजें हैं वो सारी थर्ड पार्टी करती है आउटसोर्सिंग से, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग, क्या एग्जाम्पल है आउटसोर्सिंग के? फर्स्ट वन इज आउटसोर्सिंग ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर वेस्ट कलेक्शन। जो भी वेस्ट कलेक्शन है उसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को आउटसोर्स करना। सेकेंड इज आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेसेस के लिए आउटसोर्स करना। जैसे बिजनेस प्रोसेस मीन्स कि डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गई, सो ये सारी चीजें डे टू डे एक्टिविटीज में आ जाएंगी। थर्ड इज आउटसोर्सिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज सच एज R&D। सो देखो, कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो होती है जो बिजनेस फर्म में नहीं है उसको आउटसोर्स करना। आउटसोर्सिंग ऑफ आफ्टर सेल सर्विस इन केस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑफिस इक्विपमेंट। कंज्यूमर ड्यूरेबल या ऑफिस इक्विपमेंट क्या होते हैं भाई? ऑफिस इक्विपमेंट हो गए कि जो भी चीजें ऑफिस के यूज के लिए ली गई हैं या फिर ड्यूरेबल जो ज्यादा टाइम तक चलती हैं, तो उनकी सेल के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस होती है वो प्रोवाइड करने के लिए आउटसोर्स किया जाए, ठीक है। सो आई होप आउटसोर्सिंग अच्छे से समझ आ रहा होगा क्या होती है आउटसोर्सिंग। देन रीजंस आर एज फॉलोज। क्या रीजन है आउटसोर्सिंग करने के? कि कोई भी एक बिजनेस कंपनी है तो वो आउटसोर्सिंग क्यों कर रही है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज फोकस ऑन कोर एक्टिविटी। सबसे मेन यही होता है कि भाई वो कंपनी दूसरे लोगों को, थर्ड पार्टी को, दूसरी कंपनी के लोगों को क्यों बुला रही है अपने काम को करने के लिए, ताकि उनकी जो कोर एक्टिविटीज है, उनकी जो मेन एक्टिविटीज है, वो अपना उस पर अच्छे से फोकस कर सके, ठीक है। सेकेंड वन इज प्रोडक्शन इन ऑपरेशन कॉस्ट। ऑपरेशन कॉस्ट में प्रोडक्शन कर सके। थर्ड इज टावर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए। फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी, जब थोड़ा सा एक तरीके का काम बट जाएगा, ठीक है। आपके पास 4 चीजें हैं देखने के लिए, अगर आप उसमें से 2 चीजें किसी दूसरे को दे देते हो, ठीक है, आउटसोर्सिंग जो की उनको दे देते हो, एंड आपके पास 2 चीजें बची, तो आप उस पर अच्छे से वर्क कर सकते हो, आप डिसीजन अपने बहुत जल्दी ले सकते हो, ठीक है, तो क्विक डिलीवरी होगी। देन नेक्स्ट इज स्पेशलाइज सर्विस। और क्या होती है इसमें? स्पेशलाइज सर्विस होती है टारगेट कस्टमर बेस। सो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू कैरी मैनेजरल फंक्शन एंड टू लिंक द एंटरप्राइज विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट, कस्टमर्स, डीलर्स, सप्लायर, इन्वेस्टर एंड अदर्स। सो देखो, कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। ह्यूमन लाइफ जो भी है बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बिजनेस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी मैनेजरल फंक्शन है, जो भी मैनेजमेंट का काम है, जिस तरीके से सारी एक्टिविटीज को मैनेज किया जा रहा है बिजनेस की, वो एक दूसरे से लिंक है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है उनका, एक्सटर्नल मीन्स कि इंटरनल तो वो हो जाता है जो बिजनेस के अंदर है, जैसे मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयज हो गए और एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, ये सारी चीजें इंटरनल में आ जाती हैं। बट एक्सटर्नल क्या है? कस्टमर हो गए, डीलर हो गए, सप्लायर हो गए, ये सारे क्या है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आते हैं। तो उनको डील करने के लिए वहां पर हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है। H. Webrich and H. Coons defined management information system as management information system की definition यहाँ given है। A formal system of gathering, integrating, comparing and analyzing and disposing information internal and external to the enterprise in a timely, effective and efficient manner। So क्या बोला है? एक फॉर्मल सिस्टम। अब देखो, फॉर्मल सिस्टम का मतलब क्या है? फॉर्मल सिस्टम का मतलब ये है कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है। सो कम्युनिकेशन में 2 तरीके की लैंग्वेज होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल में क्या होता है भाई कि एक सीक्वेंस से, कि आपको अगर आपने कोई लेटर लिखा है, कोई ईमेल लिखा है, तो आपको वो किसको देना है, ठीक है। एकदम जो लोअर लेवल के लोग हैं वो एकदम डायरेक्ट जो टॉप लेवल है उस तक कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम फॉर्मल सिस्टम बोलते हैं। गैदर करना, इकट्ठा करना, उन सारी चीजों को इंटेग्रेट करना, फिर कंपेयर करना एंड देन एनालाइज करना। जो भी इंफॉर्मेशन है, इंटरनल या एक्सटर्नल, जो भी इंटरप्राइज है, तो उसको टाइम के हिसाब से इफेक्टिव, इफिशिएंट तरीके से उसको सारी चीजें करना, गैदर, इंटेग्रेटिंग, कंप्राइजिंग एंड एनालाइजिंग, ठीक है। सो मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है
कि जो मैनेजिंग एक्टिविटीज है वो किस तरीके से चल रही है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से टाइमली उसको इकट्ठा किया जाए, जिस टाइम जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसको एनालाइज किया जाए एंड देन उसको प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के? फर्स्ट वन है सिस्टमैटिक प्रोसेस एज गिवन इन द डेफिनेशन, कि भाई क्या है, जो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक हमारा फॉर्मल सिस्टम है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जहां सिस्टम आ गया इट मीन्स कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंटीग्रेटिंग, कंप्राइजिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है उसको हमें पूरा एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लेके चलना होता है। पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, इंटीग्रेट किया, कंपेयर किया, देन एनालाइज करने के बाद कुछ डिसीजन लिया जाता है। Second is scope. Originally, management information system was used for electronic data processing. किस चीज के लिए यूज किया जाता है? EDP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। It provide information for forecasting sale, tracking inventories, tracking accounts payable and receivable and other data that would help manager in managing the enterprise. So क्या बोला है कि ये क्या चीज प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेल को फोरकास्ट करने की। फोरकास्ट मीन्स कि फ्यूचर में कितनी सेल होगी उसको देखने की, या इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक जितना है उसको ट्रैक करने के लिए कितना निकल गया, कितना अभी बाकी है। ठीक है, या फिर अकाउंट पेबल यानी कि बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल जो होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए जो हमारा MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें वो काम आती है कि मैनेजर्स अपनी सारी एक्टिविटीज को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या एडवांटेज है? फर्स्ट वन इज स्टोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन। बिजनेस फर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसको जब जरूरत होती है उस इंफॉर्मेशन की तब चाहिए होती है, तो जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको इकट्ठा करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या होता है, जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है एंड प्रोटेक्ट रहती है। देन सेकेंड इज ऑटोमेटेड प्रोसेस। क्या है? ऑटोमेटेड है, खुद से होता है, ऑटोमेटिक है। थर्ड इज रिमोट एक्सेस रहता है। फोर्थ कम्युनिकेशन, जो इंफॉर्मेशन है उससे कम्युनिकेशन होता है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन को कोई बात करनी होती है तो उसके लिए वो डेटा शो करके प्रेजेंट करके अपनी बात को समझाता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या होता है, कॉस्ट जो है उसको हम कम कर सकते हैं। 24/7 बिजनेस आवर्स एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है, जो भी मार्केट में अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उसकी एडवांटेज मिलती है। सो एडवांटेज समझ में आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या होते हैं। देन हम देखेंगे री इंजीनियरिंग बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन। इसको हम बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन के नाम से भी जानते हैं। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि इसी के नाम है ये, आप किसी भी नाम से इसको देख सकते हो। ठीक है, एंड जिसके बहुत सारे नाम दिए गए होते हैं उनको बहुत ध्यान से याद करना होता है, क्योंकि अब मान लो यहाँ पर अगर आपने री इंजीनियरिंग बिजनेस प्रोसेस के नाम से टॉपिक पढ़ा, बट क्वेश्चन में आपको जो है वो दूसरे नाम से आ गया, व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन या व्हाट इज बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो चीजों को समझना जरूरी है कि ये ही इसके सारे नाम है। ठीक है, एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज मोर देन जस्ट बिजनेस इम्प्रोवाइजिंग। इट इज एन अप्रोच फॉर रीडिजाइन द वे वर्क इज डन फॉर बेटर सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड रिड्यूस कॉस्ट। क्या बोला है कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है वो बिजनेस इम्प्रोवाइजिंग से ज्यादा है। ठीक है, कि बिजनेस का जो वर्क है, जो तरीका है, उसको रीडिजाइन किया जाता है एंड बेटर सपोर्ट रहती है ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मिशन है उसको पूरा करने में और कॉस्ट को रिड्यूस करने में। अकॉर्डिंग टू होमर एंड कैंपे, BPR बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज अ फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल redesign of business processes to achieve dramatic improvement in critical contemporary modern measure of performance such as quality, cost, service and speed.
यहाँ पर आपको डेफिनेशन गिवन है कि BPR जो है वो एक फंडामेंटल है रीथिंकिंग का। रीथिंकिंग मीन्स कि बिजनेस जो भी प्रोसेस कर रहा है उस बिजनेस प्रोसेस को रीडिजाइन करने का एंड जो भी इम्प्रूवमेंट है उनको अचीव करने का, कि मॉडर्न तरीके से हम किस तरीके से परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से क्वालिटी को बेटर बना सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, कैसी सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या डिलीवरी जो है उसकी स्पीड कितनी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये री इंजीनियरिंग बिजनेस प्रोसेस में होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वर्चुअल कंपनी स्ट्रेटेजीज। Virtual organization is a temporary network of independent organization that came together to exploit opportunities. So क्या बोला है, वर्चुअल कंपनी। वर्चुअल कंपनी क्या होती है, जो सिर्फ ऑनलाइन होती है। इज अ टेम्पररी नेटवर्क। क्या है, टेम्पररी नेटवर्क होता है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करता है। इन अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज कैन शेयर कॉस्ट एंड स्पेल कैन हैव एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट विद ईच पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटिंग इट्स बेस्ट कैपेबिलिटीज। सो कंपनी क्या करती है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनीज होती है वो अपना कॉस्ट एंड स्पेल शेयर करती है एंड ग्लोबल मार्केट का उनके पास एक्सेस होता है। ग्लोबल मार्केट मीन्स कि कहीं से भी रह के वो पूरे ग्लोब की मार्केट को सेल कर सकती हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। VO यानी कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन with specialized core competencies who work spontaneously together with the help of ICT, information communication technology, to develop and deliver a product or service in the market to gain competitive advantage. सो वर्चुअल कंपनी क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वर्चुअली वर्क करती हैं। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हम कह सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जो किसी भी एक कोर कॉम्पिटेंसी में स्पेशलाइज्ड होता है एंड जो साथ में मिलकर वर्क करता है कम्युनिकेशन की हेल्प से एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से। आजकल सोशल मीडिया पे कितने सारे ऐड आप देखते होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस अपना प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज डिलीवर करते हैं मार्केट में। ठीक है, एंड उनके पास पूरे ग्लोबल मार्केट का एक्सेस होता है। ठीक है, सो फीचर्स क्या है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, सेपरेट आइडेंटिटी मीन्स कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को उसके ओनर से या उसके मेंबर से नहीं जानते हो, बल्कि उसकी एक अपनी अलग पहचान होती है, अलग नाम होता है जिसके नाम से आप उसे पहचानते हो। इंटरडिपेंडेंस, उसका मतलब फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो डिपेंड होती है किसी दूसरे फैक्टर्स के ऊपर, इंटरडिपेंडेंट होती है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू ही चलती है, क्योंकि ये एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही ग्रो करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नॉलेज क्रिएटिंग कंपनी। नॉलेज क्रिएटिंग कंपनी क्या है, इन एन इकोनॉमी वेयर द ओनली सर्टेनिटी इज अनसर्टेनली द वन श्योर सोर्स ऑफ लास्टिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज नॉलेज। इस इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो जहां पर सर्टेनिटी जो है वो सिर्फ अनसर्टेन है, सिर्फ एक सोर्स ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिससे ले सकते हैं, वो है नॉलेज। ठीक है, व्हेन मार्केट शिफ्ट टेक्नोलॉजीज प्रोलिफरेट कॉम्पिटिटर मल्टीप्लाई एंड प्रोडक्ट बिकम ऑब्सोलेट ऑलमोस्ट ओवरनाइट। क्या बोला है, जब मार्केट शिफ्ट करती है, टेक्नोलॉजीज प्रोलिफरेट हो जाती हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाता है, ऑब्सोलेट हो जाता है, खराब हो जाता है एक ही रात में। सक्सेसफुल कंपनीज आर दोज दैट कंसिस्टेंटली क्रिएट न्यू नॉलेज। सक्सेसफुल कंपनीज क्या करती हैं, कंसिस्टेंटली मतलब वर्क करती रहती हैं और नई चीजें, नई नॉलेज से अपना वर्क आगे बढ़ाती हैं। डिसेमिनेटेड वाइडली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्विकली इम्बॉडीड इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट। देखो भाई, अगर टाइम के साथ चलोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, टाइम के साथ आगे नहीं चलोगे तो वहीं रुक जाओगे। तो यही है कि जैसे जैसे अपडेटेड टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, आप उन नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपने प्रोडक्ट में, अपने सर्विसेज में ग्रो कर सकते हो। अगर नहीं यूज करोगे तो आपका प्रोडक्ट पीछे रह जाएगा। ठीक है, These activities define the knowledge creating company whose sole business is continuous innovation. So ऐसी एक्टिविटीज को कैसे डिफाइन किया गया है कि ये नॉलेज क्रिएटिंग है, नॉलेज क्रिएटिंग कंपनीज हैं जो सोल बिजनेस करती हैं एंड इसमें कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, इनोवेशन होता रहता है। इनोवेशन का मीन्स कि जो नए नए आइडियाज हैं वो आते रहते हैं, कैसे, नॉलेज के बेस पर एंड जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करके। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज क्रिएशन, क्या एस्पेक्ट्स है नॉलेज क्रिएशन के। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज क्रिएशन, सेकंड नॉलेज बिजनेस, थर्ड ह्यूमन नॉलेज एंड फोर्थ टेकेड नॉलेज। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमारी होती है नॉलेज क्रिएटिंग कंपनी में। द नेक्स्ट है हमारा इमर्जिंग स्ट्रैटेजीज इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर।
टेलीकॉम सेक्टर हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द रिसेंटली अगर हम देखें तो जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। इट इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीफोन नेटवर्क इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट टेलीफोन नेटवर्क है वर्ल्ड में, आफ्टर ओनली चाइना टेलीडेंसिटी विच शोज द नंबर ऑफ टेलीफोन पर 100% वॉज 76.75% एट द एंड ऑफ अक्टूबर 2012। क्या बोला है? आफ्टर ओनली चाइना। चाइना के बाद टेली डेंसिटी जो है वो ये शो करती है कि नंबर ऑफ टेलीफोन कितने हैं। अगर 100 लोग का हम डेटा लेते हैं तो 100 लोगों में से यहाँ पर बोला है 76.75% है एट द एंड ऑफ अक्टूबर 2012 के टाइम की बात है, ठीक है। बट विद द ग्रोथ ऑफ मोबाइल टेलीफोनी द नंबर ऑफ लैंडलाइन टेलीफोन हैज डिक्लाइन फ्रॉम ओवर 32 मिलियन एज ऑन एंड मार्च 2012 टू लेस दोज 31 मिलियन एज ऑन 31 अक्टूबर 2012। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से हमारी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। पहले जो होते थे वो लैंडलाइन फोन्स होते थे, ठीक है। लैंडलाइन फोन्स आपने वो टेलीफोन टाइप के जो होते हैं वो देखे होंगे। बट आज के टाइम में क्या है, सबके पास अपने पर्सनल मोबाइल फोन्स है। तो यहाँ पर बोला है कि जैसे जैसे मोबाइल फोन ग्रो हो रहे हैं वैसे वैसे जो लैंडलाइन फोन्स थे, टेलीफोन्स थे, सो वो डिक्लाइन हो गए, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गए। यहाँ बोला है डिक्लाइन ओवर 32 मिलियन, ठीक है। 2012 की बात की गई है। सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इंक्लूड। अब गवर्नमेंट ने भी जो इंडिया की है उसने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की जिससे जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो और ग्रो कर सके, प्रमोट हो सके, ठीक है। सो अगर यहाँ पर बोले 2012 की बात करें 100 में से 76.75% लोगों के पास टेलीफोन है। बट अगर हम आज की बात करें तो ये आई थिंक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा, ठीक है। अगर आप देखते हो कि एक घर में 5 लोग हैं तो उस घर में कम से कम 5 मोबाइल फोन होंगे ही, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें इंक्लूड थी जो हमारी स्ट्रैटेजीज है गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी। फर्स्ट वन इज ब्रॉडबैंड स्ट्रैटेजी, सेकंड रूरल टेलीफोन स्ट्रैटेजी एंड थर्ड इज इंक्रीज इन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज, ठीक है। सो ये है हमारी इमर्जिंग स्ट्रैटेजीज इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के वीडियो में हमने देखा न्यू इमर्जिंग स्ट्रैटेजीज इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या होती है टेक्नोलॉजी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की आउटसोर्सिंग क्या होता है, ठीक है। आउटसोर्सिंग के रीजंस क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेज होते हैं, री इंजीनियरिंग बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, वर्चुअल कंपनी क्या होती है, किस तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी वर्क करती है एंड नॉलेज क्रिएटिंग कंपनी क्या होती हैं और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की क्या इमर्जिंग स्ट्रैटेजीज हैं। सो आई होप सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।